नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो गया है। 15 रुपए प्रति लीटर का एक बोतल का पानी मिलता है। उसके मुकाबले कच्चे तेल का दाम अगर आप डॉलर से रुपए में कन्वर्ट कर दें तो प्रति लीटर 14 रुपए से भी नीचे आ गया है। चीन की चिंता में पानी महंगा, क्रूड सस्ता हो गया है। यही नहीं बल्कि पूरा कमोडिटी बाजार हिल सा गया है। तो कि एक तरह से कह सकते हैं जहां चीन ट्रॉमा में है तो कमोडिटी कोमा में है। ऐसे में क्या करें कमोडिटी बाजार में, जानने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-209-7890। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब, बताएंगे आपको इस खराब कमोडिटी बाजार में भी कमाई के तरीके। लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। चीन की चिंता और सप्लाई बढ़ने से कच्चे तेल में भारी गिरावट, भाव $33 तक आया। चीन की चिंता से मेटल्स भी टूटे। कॉपर और निकल 2.5% गिरे, जिंक में 3.5% की गिरावट। लेकिन ग्लोबल चिंताओं के बीच सोने की चमक बढ़ी। घरेलू बाजार में भाव 26,000 रुपए के पार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का असर। एक्सपोर्ट में कमी से ग्वार लुढ़का, हाजिर में दाम 3,000 रुपए के नीचे आया। भारतीय बाजार को लगा चीनी बुखार, लगातार चौथे दिन गिरकर बंद हुए बाजार। 4 महीने के निचले स्तर पर सेंसेक्स निफ्टी। ब्रेंट क्रूड 11.5 साल में सबसे सस्ता हो गया है। इसका दाम $33 तक आ गया है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में डिमांड के मुकाबले कच्चे तेल की सप्लाई काफी ज्यादा है। वहीं मार्केट शेयर को लेकर क्रूड उत्पादक देशों में होड़ लगी हुई है। इतना दाम गिरने के बावजूद ओपेक रोजाना 3.2 करोड़ बैरल का रिकॉर्ड क्रूड प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसे में क्रूड को $20 तक गिरने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब शुरुआती गिरावट थोड़ी कम जरूर हुई है। हमारे साथ IIFL के हितेश जैन और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हितेश, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। कच्चे तेल का दाम अगर हम देखें तो पानी से भी सस्ता होता दिख रहा है, ऊपर से और गिरावट के कयास है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं क्या अब भी बिकवाली के ही मौके हैं? हाँ, देखिए, बॉटम ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट क्योंकि फॉलिंग नाइफ मार्केट में टू फिगर आउट वेयर द बॉटम वुड बी, इट्स अ वेरी ऑनरस टास्क। और स्पेशली जो सिचुएशन हम अभी प्रेवलेंट सिनेरियो में है, इट इज क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। जनरली इंडस्ट्रियल कमोडिटीज या एनी कमोडिटी में प्राइसेस गिरते हैं तो हम सप्लाई साइड रिस्पॉन्स देखते हैं या डिमांड इंप्रूवमेंट देखते हैं लो प्राइसेस, बट ये हो रहा नहीं है। तो आई थिंक डाउनसाइड डेफिनेटली है। देखिए, कोई नई बात नहीं है कि ऑयल मार्केट्स ओवर सप्लाइड है। इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल के जब स्टेटिस्टिक्स देखिए, जो भी एनर्जी बॉडी के नंबर देखिए, तो अगर जैसे ऑयल मार्केट 90 मिलियन बैरल का है, अगर आप डिमांड सप्लाई में गैप देखिए तो लास्ट 2 साल से ऑयल मार्केट्स 1.5 से 2 मिलियन बैरल पर डे का सरप्लस था ही। पर अभी मार्केट्स लास्ट 1 साल से फैक्टर इन कर रहे हैं। बट आई थिंक मोस्ट, जैसे मैंने बताया, सप्लाई साइड रिस्पॉन्स नहीं है। आई थिंक जो ओपेक का पॉलिसी रहा है या जो रिस्पॉन्स रहा है वो बहुत टोलिंग रहा है, क्योंकि एक लेज़े-फेयर पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। प्राइसेस गिरने के बाद भी एक्ट नहीं कर रहे, इनफैक्ट ओवरऑल आउटपुट बढ़ाते जाते हैं। अब हम देख रहे थे कि 30 मिलियन बैरल पर डे का इनका जो कोटा था, प्रोडक्शन कोटा, उसके कोटा को एक्सीड कर रहे थे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, और उसके ऊपर ही प्रोडक्शन आ रहा था। अभी 31.5 कर दिया, तो अभी देखेंगे आप लेटेस्ट नंबर्स तो कुछ 32.5 मिलियन बैरल पर डे का आउटपुट आ रहा है। और अभी तो ईरान का आउटपुट आना बाकी भी है। जैसे ईरान के सैंक्शंस इंप्रूव हट जाते हैं तो वहां से भी कुछ 0.5 मिलियन बैरल पर डे और फिर फाइनली 1 मिलियन बैरल पर डे का जो इंक्रीमेंटल आउटपुट ईरान से आएगा वो ओवरऑल जो ग्लट को एग्रेवेट ही करेगा। तो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड। इट सीम्स टू बी एनीबॉडीज कॉल। अभी जिस सबसे मार्क प्राइसेस गिर रहे हैं कि 30 के नीचे दोनों WTI ब्रेंट एक बार तो डेफिनेटली आएंगे। प्रोबेबली 27-28 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। जी जी, ओके। अनुज, आपका क्या नजरिया है इस वक्त कच्चे तेल पर? एक आंकड़ा यहाँ पर रखना चाहेंगे। रोजाना 9.6 बैरल ग्लोबल सप्लाई है, जबकि 9.3 करोड़ बैरल की मांग है। तो सरप्लस तो है, जैसा कि हितेश भी कह रहे थे, लेकिन सवाल यही है इस वक्त भी क्या बेचकर ही चले कच्चे तेल को? बहुत ज्यादा गिरावट अब भी बाकी है क्या?
मुग्धा, गुड इवनिंग। अगर हम देखें तो जिस तरीके का मार्केट चला है, हमने देखा है कि जो सेल ऑफ क्रूड ऑयल में देखने को मिला है, हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन रहेगा। हालांकि हमने लास्ट वीक देखा था कि जो सऊदी अरेबिया के टेंशन जो हुआ था उसकी वजह से थोड़ा सा बाउंस बैक देखा था। बट अगर हम देखें तो जो मेन फंडामेंटल है वो यही है कि मार्केट ओवर सप्लाइड है, डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो ट्रेंड बना है क्रूड का वो अभी डाउन साइड में ही है। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो जो ट्रेंड बना है क्रूड का वो डाउन साइड है। हालांकि आज हमने देखा है कि $32 के आसपास तक नाइमेक्स में क्रूड ने टच करके वापस बाउंस बैक किया है। तो मुझे लगता है कि जो $32 का सपोर्ट है वो मार्केट अब ब्रीच करेगा। और अगर हम एक टारगेट की बात करें नीचे, तो मुझे लगता है कि $30 तक लेवल, और अगर हम MCX की बात करें तो हो सकता है कि भाव करीबन 2000 तक भी लेवल को एक बार दिखा सकता है। ओके, एक और चीन के ट्रॉमा और कमोडिटी में जो कोमा है उसका ये भी आप हाल देख सकते हैं कि बेस मेटल्स जो कि हम सब अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत पिटे हुए हैं, शायद वहां पर ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन आज जहां चीन में ट्रेडिंग हॉल्ट हुई, उनके स्टॉक मार्केट में सर्किट लगा, लोअर सर्किट, बेस मेटल्स लड़खड़ा गए। MCX पर कॉपर का दाम 2.5% गिरा है, निकल भी 2.5% नीचे है, जिंक में 3.5% की गिरावट आई है। चीन बेस मेटल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। जाहिर है चीन की इकोनॉमी का मेटल मार्केट पर अच्छा खासा असर पड़ता है। हितेश हमारे साथ है और अनुज भी है हमारे साथ। अनुज, पहला सवाल आपसे, मेटल में क्या और गिरावट देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो जितने भी बेस मेटल हैं उसमें देखें तो एक करेक्शन देखने को मिला है। रीज़न भी अगर देखें तो चाइना जिस तरह से ड्रॉ डाउन हुआ है और जो उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सेलिंग ट्रिगर है वो चाइना से ही निकल कर आया, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल्स का। और हमने देखा है कि उसके बाद से कंटिन्यूसली प्राइस में एक फॉलिंग आते हुए देखा गया है। हालांकि अगर हम देखें तो इंडियन रुपीज़ जरूर डेप्रिशिएट हुआ है, बट उसका असर बेस मेटल में देखने को नहीं मिला है। और हमने देखा है कि जितने भी बेस मेटल है वो करेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी और गिरावट बेस मेटल में देखने को मिल सकती है। हालांकि दिसंबर के महीने में हमने देखा था कि उस टाइम बेस मेटल थोड़े सुधरे थे, बट मुझे लगता है कि अगेन जो एक सेलिंग प्रेशर बेस मेटल में है वो यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे बेस मेटल ने अपने मेन सपोर्ट लेवल ब्रीच किए हैं। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में बाइंग अभी रिकमेंड नहीं है। जितने भी बेस मेटल है उसमें बिकवाली करके चले। अगर हम एक कॉपर के टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 295 रुपये तक कॉपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम जिंक की बात करें तो मुझे लगता है कि 95 रुपये तक भी जिंक देखने को मिल सकता है। ओके, हितेश, कुछ एक आंकड़े, कुछ एक ऐसी बातें आने लगी थी कि कॉपर के लिए स्पेशली कि प्रोडक्शन कट्स होने लग गए हैं। अब जब इतनी गिरावट आज आई है, अनुज मान रहे हैं कि अभी और गिरावट आएगी, 295 तक के लेवल्स वो कॉपर में देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कहीं कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो कि शायद अब और ज्यादा नहीं गिरे, या फिर आप भी यही मान के चल रहे हैं कि आगे अभी ये जो एक बेयर फेज है वो जारी रहने वाला है बेस मेटल्स के लिए? देखिए, थिंग्स कैन गेट वर्स्ट बिफोर दे गेट बेटर। एज फार एज आपने जो कट की बात की, आई थिंक जो भी रिस्पॉन्स हमने देखा है चाइना से, जो कॉपर स्मेल्टर्स ने प्रोडक्शन कटबैक की बात की, आई थिंक जो भी रिस्पॉन्स आया हैज बीन टू लिटिल एंड टू लेट। जो कॉस्ट कर्व की बात करें, आई थिंक अगर पूरे बेस मेटल से बात करें तो कॉपर इज द मोस्ट वल्नरेबल कमोडिटी, क्योंकि जो कॉस्ट कर्व की बात करें तो अभी भी जो करंट कॉपर प्राइसेस है आर वेल अबव द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं ये अक्टूबर में एक LME वीक इवेंट रहता है लंदन मेटल एक्सचेंज का, मैं लंदन गया था, तो वहां पे एक CRU का इवेंट था। तो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में तो प्रोड्यूसर्स लॉसेस फेस कर रहे हैं, बट मुझे याद है अक्टूबर में कुछ कॉपर का भाव था 5200 टन, और उनकी स्टडी के हिसाब से 88% ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर स्टिल मेकिंग मनी। इसलिए हम देखिए, चिली से सबसे लार्जेस्ट कॉपर आता है, अभी भी वहां पे कोई साइंस नहीं है कि कॉपर का आउटपुट में कर्टेलमेंट है। पेरू देखिए, पेरू की गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि 2016 में उनका कॉपर आउटपुट 60% ग्रो होगा। इसका दो कारण है। एक तो ओवरऑल जो कॉस्ट है, माइनिंग कॉस्ट, वो रिड्यूस हो, बिकॉज ऑयल की वजह से अंडरलाइंग कॉस्ट पूरा रिड्यूस हो चुका है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है या जो कमोडिटी सेंट्रिक इकोनॉमीज है, उनकी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो गई है कि इवन कमोडिटीज फॉलिंग इन डॉलर टर्म, जब वो एक्सपोर्ट करते हैं उनका जो कैश रियलाइजेशन है वो हायर लेवल्स पे है। तो दे आर स्टिल सिटिंग टाइट एंड एक्चुअली दे आर प्रोड्यूसिंग। रशिया में ऑयल में भी देखिए, ऑयल इतना गिरने के बाद भी उनका रूबल डेप्रिशिएट हो गया, इसलिए वो लोग अभी भी ऑयल 10.5 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल बना रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत डिफरेंट सिनेरियो है और बहुत बड़ा लैग है एज फार एज सप्लाई डिमांड के जो कैलिब्रेशन होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है, बहुत बड़ा लैग है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग विंटर फॉर ये सारी फैक्टर्स है, लेकिन हितेश, सवाल ये है कि क्या अभी गिरावट बाकी है? क्या अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो क्या
एक वो जो हाई रिस्क ट्रेडर्स होते हैं, क्या उनको भी अभी लॉन्ग साइड में जाने से बचना चाहिए? I don't fancy buying at the current levels or chasing any kind of short covering because मुझे लगता है अगर आप भी स्पेसिफिक कॉपर का एक बार $3,000 के प्राइसेस आ सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ से एटलीस्ट $1,000 से $1,500 का फॉल डेफिनेटली आ सकता है। तो आई थिंक एक बार हम डोमेस्टिक मार्केट्स में ट्रांसलेट करें, आई डोंट नो रुपी का क्या फैक्टर रहेगा, हम यहाँ से एटलीस्ट 70 से 80 रुपए का फॉल डेफिनेटली देख सकते हैं। ओके लेकिन ये सारी जो टर्मोइल चल रहा है उसका सीधा फायदा सोने को मिल रहा है, उसकी चमक बढ़ गई है। हाजिर में इसका भाव 26,000 रुपए के पार चला गया है। आपको याद होगा इसी हफ्ते 25,000 के ऊपर आया था। हालांकि जिस रफ्तार से कच्चा तेल और मेटल्स में गिरावट आई है और चीन की वजह से जिस तरह से शेयर बाजार में दहशत फैली है, सोना उतनी तेजी नहीं देख रहा है। अगर आप देखें तो जिस तरह की इन्वेस्टमेंट डिमांड आप सोने में एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं आता हुआ दिख रही है सोने के लिए। हितेश, इस हफ्ते मुश्किल से 1.5 से 2% की तेजी आई है, लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? इस वक्त आप सोने में क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आई थिंक हमारा एक लास्ट वीक इंटरेक्शन हुआ था आपके साथ और मैंने वही बात मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे 1 साल से 2 साल से पर्सपेक्टिव से, इट इज द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड, बिकॉज जो करंट प्राइजेस है वो एक्चुअली दे आर रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल फिजिकल डिमांड। जो स्पेकुलेटिव डिमांड है, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, वो ऑलरेडी निकल चुका है। जैसे आप ETFs देखिए या SPDR देखिए, जहां सोने का भाव $1,900 था जब होल्डिंग्स 1350 टन की थी, आज सोने का भाव $1,100 है, तो आज होल्डिंग 635 टन, और वो हार्डली अभी मूव नहीं कर रहा। जो भी आज प्राइसेस सपोर्टेड और ज्वेलरी डिमांड, और आप ग्लोबली लास्ट 4-5 साल के अगर ज्वेलरी डिमांड का ट्रेंड देखिए, इट इज रिलेटिवली होल्डिंग ग्राउंड। और जो नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा प्राइसेस टू मूव हायर, तो जियोपॉलिटिकल या जो इकोनॉमिक डिटोरिएशन हो रहा है ग्लोबली वो रहेगा। और जिस हिसाब से जो इकोनॉमिक क्लाइमेट या लैंडस्केप है वो बहुत फ्रेजाइल है, एक कुछ ना कुछ मुझे लगता है इकोनॉमिक शॉक डेफिनेटली आने वाला 1-2 साल में, और वो गोल्ड को दैट विल ब्रिंग गोल्ड बैक इन द रेकनिंग। तो वो पर्सपेक्टिव से यू कैन फैंसी, यू कैन टेक द रिस्क ऑफ 70-80, बिकॉज अगर हम ट्रेड कर रहे हैं 1090 या $1,100, आई सी द मैक्सिमम डाउनसाइड ऑफ $100-150 फ्रॉम द करंट लेवल्स। दैट मींस यू कुड सी $980, $970, $950। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर मनी इनटू गोल्ड, बिकॉज डाउनसाइड पर $100 है, पर अपसाइड पर अगर कोई ट्रिगर मिलेगा तो आपको $300 से $400 मिल सकता है। तो आई एम बुलिश ऑन द गोल्ड लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, बट शॉर्ट रन में हो सकता है कि कोई एकदम हेल्दी अपसाइड नहीं मिले। जी ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक नीचे का भी रुख देखने को मिल जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो सोने को खरीदने का ये सबसे बढ़िया मौका है। लेकिन चलिए हम ले लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। साथ ही आज के एक्सपर्ट्स क्या दे रहे हैं अपनी हॉट पिक्स समझेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब देखते हैं आज के एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स। अनुज, आपकी तरफ से क्या है आज के लिए हॉट पिक्स? देखिए हमारी तरफ से जो कॉल है उसमें पहला कॉल रिफाइंड सोया में है, जहां हमने सेल रिकमेंड किया है। हमें लगता है कि रिफाइंड सोया में बिकवाली करके चल सकते हैं करीबन 603 से लेकर 605 के बीच। स्टॉप लॉस 611 का रहेगा, टारगेट लगता है करीबन 590 तक आ सकता है। इसको एज ए पोजिशनल कॉल भी काम कर सकते हैं। दूसरी कॉल हमने चने में सेल रिकमेंड की है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में, करीबन 4440 के अराउंड बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे करीबन 4240 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, और हितेश आपकी तरफ से क्या है आज के लिए टॉप ट्रेड्स? मैं गोल्ड बाय करना प्रेफर करूंगा। अभी थोड़ा 50-100 रुपए डिप हो जाए एक बार, फिर उस लेवल पे बाय करूंगा। प्रोबेबली 25,800 पे बाय करना प्रेफर करूंगा। टारगेट 26,150 का रहेगा। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 25,560। दूसरी कमोडिटी रहेगी नेचुरल गैस। आई वुड प्रेफर टू बाय अराउंड 154, टारगेट 161 एंड स्टॉप लॉस अराउंड 150। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। इस वक्त हमारे साथ सोनीपत से नीलम जी जुड़ रही हैं। नमस्कार नीलम जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। जी मैंने कल क्रूड ऑयल बाई किया हुआ आज 23.20 पर 10 लॉट। 23.20 पर? हाँ जी। और दूसरा सवाल भी है जी, मैंने गोल्ड सेल किया था 2-3 दिन पहले 2500 रुपए 2 लॉट। ये
तो आपकी दोनों ही कॉल्स उल्टी जा रही हैं इस वक्त। हम हितेश से समझते हैं। हितेश, इन्होंने बाय किया है वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी, 10 लॉट इन्होंने 23-20 के आसपास बाय किया हुआ है कच्चा तेल, और सोना बेचा है 25,500 पर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑयल की बात करें तो इट्स अ फॉलिंग नाइफ मार्केट, और इसमें मैं कभी भी फॉलिंग नाइफ मार्केट में आई नेवर बाय एनी काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज उसमें हाथ डालना बहुत डेंजरस रहता है। तो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस दैट जो भी आपका लॉसेस है वहाँ पे आप निकल जाइए, बिकॉज आई थिंक जो भी शॉर्ट कवरिंग अगर होती भी है इतनी सब्सटेंशियल नहीं होगी कि आपके लेवल्स तक आए, और अदर साइड रिस्क रह सकती है, क्या हो सकता है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में वापस 100-150 रुपया और गिर सकता है। तो इट डज नॉट मेक सेंस टू होल्ड ऑन एंड बी होपफुल ऑफ अ बिग रिकवरी। दूसरी जो बात पिक है गोल्ड की, आई थिंक गोल्ड में कोई बहुत बड़ा अपसाइड नहीं रहेगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर करंट लेवल से देखें तो हो सकता है $10 की ही तेजी हो, तो और वापस सेलिंग प्रेशर आएगा 1105-1110 के लेवल पे, और हमें वापस जो नीचे के लेवल है रिविजिट करेंगे। तो आप थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रह के होल्ड, गोल्ड में जो आपका शॉर्ट है वो होल्ड रख सकते हैं, और जब भी आपके लेवल्स के बाजू में आए वहां पे अपना ट्रेड एग्जिट कीजिए। आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस टू कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 26,200 और 300 के बीच में स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड ऑन कीजिए। ओके, तो 26,200 300 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। इसके ऊपर जाता है सोना तो आप तुरंत अपनी पोजीशन से एग्जिट करिए, और कच्चे तेल में गिरावट और आने की संभावना ज्यादा है, आप वो पोजीशन काट लीजिए। हो सकता है बाउंस बैक आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी कि आपके लेवल तक पहुंचेगा मुश्किल लग रही है, इसलिए पोजीशन काट लीजिए। कहीं और ज्यादा गिर गया तो आपको नुकसान बढ़ जाएगा। चलिए आप चलेंगे कोल्हापुर, जहां से किशोर ने हमें फोन किया है। नमस्कार किशोर जी, बताइए सवाल क्या है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम जी। मैंने जी बताइए। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में कॉटन खरीदी किया हुआ है 2 लॉट 16,220 में। 16,220 में आपने खरीदा है? हाँ जी, तो रुकूं या बेच दूं, क्या करूं? जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके अलावा भी कोई सवाल है आपका? ग्वारफीड में किस लेवल पे निवेश करना चाहिए? ठीक है, अनुज, ग्वार पे भी इनका सवाल है, लेकिन पहले कॉटन समझ लेते हैं। बाय की पोजीशन है 16,220 के लेवल पर उन्होंने खरीदा है। क्या समझना चाहते हैं कि इसको होल्ड करें या फिर बेचें? देखिए, कॉटन के अंदर अगर हम देखें तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हमने देखा है कि कॉटन की जो क्रॉप है इस बार 11 से 12% डाउन है, तो नो डाउट कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट रहेगी कॉटन के अंदर। तो जो इनकी बाइंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलें। मुझे लगता है कि जनवरी एंड तक करीबन 17,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है, तो इनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा कॉटन के अंदर। अब भी आपके लेवल से तो थोड़ा ऊपर ही है। अनुज मान रहे हैं कि इसके आगे भी जाएगा, तो आप होल्ड करके रखिए कॉटन में अपनी पोजीशन। लेकिन ये ग्वार सीड खरीदना चाहते हैं, क्या वो एडवाइजेबल है? क्योंकि जिस तरह से कच्चा तेल टूट रहा है, क्या ग्वार में इस वक्त निवेश करना चाहिए? देखिए, अगर हम ग्वार को देखें तो पिछले 2 दिनों में करीबन 300 रुपये तक इसमें प्राइस करेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत गिरावट है और यहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि नीचे करीबन 3,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो बाइंग अगर किसी को करनी है तो मुझे लगता है कि अभी वेट करें, क्योंकि मार्केट अभी फॉलिंग मोड में है, तो अभी थोड़ा और करेक्ट हो सकते हैं। 3,000 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ पर जरूर बाई करके चले, क्योंकि हमें लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और वहाँ से मार्केट में एक दोबारा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सलाह है अखबार पर। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। आप नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। इंदौर से जूही जुड़ रही है हमारे साथ। नमस्कार जूही, बताइए क्या सवाल है। मैडम, मेरा मेंथा ऑयल लगा हुआ है, 93 से सेल है। ओके, आपने 893 पर बेचा हुआ है मेंथा ऑयल। अनुज, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, मेंथा में देखें तो इन्होंने सही रेट पे बेचा है। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी प्राइस में और करेक्शन देखने को मिल सकता है। नीचे करीबन 865-860 के आसपास से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर वहाँ से दोबारा बाइंग में स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाव काफ़ी लोअर लेवल होंगे तो निचले स्तर पर बाइंग देखने को मिल सकती है। बट करंटली मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15 रुपये की और करेक्शन देखने को मिल सकती है, तो 860 के आसपास ही एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो 870-860 के पास आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। अगला सवाल लेते हैं। पुणे से विजय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार विजय, बताइए क्या सवाल है। सर, मैंने निकिल के 2 लॉट बाय किए 610 पे। ओके, तो अभी क्या करना चाहिए? हितेश क्या सलाह देंगे? इन्होंने
निकल में बाइंग की है, 610 के स्तर पे बाइंग की है, क्या ये निकल जाए तुरंत? हाँ, इट मेक सेंस क्योंकि आई थिंक वी आर ट्रेडिंग अराउंड 560 565 जो भी लेवल्स हैं। पर देखिए एक रेंज तो बन चुका है निकल में 560 से, क्योंकि निकल में बहुत अगर परफॉर्मेंस देगा निकल का तो 2015 में कुछ 30 के 40% टूट गया इंटर डॉलर टर्म्स में। और दूसरी बात यह है कि अभी भी इंडोनेशिया से सप्लाई साइड में जो रेस्ट्रिक्शन है कि वहाँ से माल जो कॉन्सेंट्रेट आता है वो नहीं आता। बट आई थिंक ओवरऑल जो ब्रॉड बेस्ड वीकनेस है वो टोल तो लेगा ही निकल पे, कोई लंबी तेजी नहीं है, पर मुझे लगता है ये बस ये रेंज में ही चलेगा। पॉसिबिलिटी के 610 तक आए, 620 तक आए, इट ऑल डिपेंड्स कि ओवरऑल स्टेबिलिटी बेस मेटल पैक में आए तो ही हो सकता है। बट आई थिंक आई डोंट सी मेजर डाउनसाइड फ्रॉम दिस लेवल निकल में 560। आई थिंक हो सकता है 540-50 तक है, यू कैन स्टिल होल्ड ऑन। और जब भी, बट देन यू हैव टू रोल ओवर मुझे लगता है, बिकॉज टाइम लगेगा। आई थिंक वी आर जस्ट टाइम है 20-25 दिन तो, बट यू कैन होल्ड ऑन एंड व्हेन यू कम टुवर्ड्स 580 590 जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है वहां पे पोजीशन आप एग्जिट करें। लंबी तेजी नहीं है, बट आई थिंक यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट मिटिगेट योर लॉसेस। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए निकल पर। लेकिन इसी के साथ हितेश और अनुज, आप दोनों से इजाजत लेने का वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन आप बने रहिए हमारे CNBC आवाज पर। हमारी तरफ से नमस्कार।